SCERT यूपी के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। मेरा नाम रश्मि सिंह है और मैं यूएसए के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के मैथ एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसर्च एसोसिएट के पद पर कार्यरत हूँ। सर्वप्रथम मैं SCERT उत्तर प्रदेश को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है जिससे कि मैं अपने विषय संबंधी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर सकूं। आज मैं एक चर वाले रेखीय समीकरण को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए जिससे कि न सिर्फ वो इस लर्निंग प्रोसेस को एंजॉय कर सकें बल्कि एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी प्राप्त कर सकें के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे इस विषय से संबंधी स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगी और कैसे उन्हें मिनिमाइज किया जाए। तो चलिए एक उदाहरण हम देखते हैं जिसमें कि दिया गया है कि y इक्वल्स 3 है तो 6y इक्वल्स क्या होगा, और अब बच्चे ने कुछ सोच के जवाब दिया कि 63 होगा। अब आप देखिए कि बच्चे को 63 कैसे मिल गया। ये तो हम सभी जान रहे हैं कि ये आंसर गलत है, पर ये सोचना जरूरी है कि इस बच्चे को 63 मिला कैसे। तो हुआ ये कि इस बच्चे को जो 6y लिखा गया है वो ये नहीं समझ पाया कि ये 6 गुणे y है, क्योंकि यहाँ गुणे का चिन्ह तो है नहीं। अक्सर जब भी हम चर में कोई इक्वेशन लिखते हैं तो हम गुणे का चिन्ह नहीं लगाते, हम लिखते हैं कि 5y 2x इस तरह से। तो चूंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह प्रेजेंट नहीं था तो बच्चे को लगा कि ये एक कोई संख्या है जिसमें y जो है इकाई का अंक है। तो y इक्वल्स 3 दिया गया है तो बच्चे ने सीधा 6 के बगल में 3 को रख दिया और उसे आंसर मिल गया 63। तो अब जब आप एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ाएं तो बच्चे को ये बताएं कि 6y का मतलब क्या है। चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं जो कि एक स्टडी है डॉरथी एंड फोगन 2016 में की गई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उससे मैंने ये प्रश्न लिया है। उसमें स्टूडेंट से पूछा गया, ये स्टूडेंट्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स थे, उनसे पूछा गया कि एक स्टूडेंट को कहा गया कि एक ऐसा इक्वेशन लिखो जिसका सोल्यूशन 3 हो, और उन्हें 4 ऑप्शन दिए गए और उनसे पूछा गया कि इन चारों ऑप्शन में से सही इक्वेशन कौन सा है, इसे आप चुनिए। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप कुछ सेकंड्स के लिए ये वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद सोचिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसके बाद फिर इस वीडियो को रिज्यूम कीजिए और आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपने वीडियो पॉज किया होगा और कुछ सेकंड के लिए इस प्रॉब्लम को सोचा होगा। अब आपने जब सोचा होगा तो आपने पाया होगा कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट इक्वेशन है, बट आप देखिए कि इस ऑप्शन को 1/4 से भी कम बच्चों ने सही चुना। बाकी आप देख रहे होंगे कि 3/4 ऑलमोस्ट उससे भी ज्यादा ही थोड़ा 3/4 बच्चों ने बी, सी और डी को सही ऑप्शन चुना। ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट है ये तो हम जानते हैं, पर एज अ टीचर हमें ये जानना जरूरी है कि किसी बच्चे ने बी को क्यों करेक्ट इक्वेशन चुना, सी को क्यों चुना। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये ऑप्शन बी में जो इक्वेशन दिया गया है उसमें और ऑप्शन सी में जो इक्वेशन दिया गया, इन दोनों में जो नेगेटिव साइन है वो जो है x+3 के पहले है और इसमें -2x दिया हुआ है ऑप्शन सी में। तो ये जो बच्चे हैं ये नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है नेगेटिव ऋण चिन्ह को लेकर, तो वो क्या करेगा कि वो x+3 है और उसमें जोड़ दिया उसने। मान लीजिए पहला स्टेप उसने सही कर दिया कि ठीक है, वो पूरा x+3 दूसरी साइड में लेके आया और उसने कहा कि ठीक है 2x+6 हो गया हमारा आंसर। उसके बाद जब उसने दोबारा से साइड चेंज किया 6 के लिए तो वो नेगेटिव चिन्ह को भूल गया, उसने ध्यान नहीं दिया और x=3 से आंसर मिल गया। सेम स्ट्रेटेजी सी ऑप्शन में है जहां पे -2x=6 लिखा हुआ है। यहाँ भी बच्चों ने जो ये ऋण चिन्ह लगा हुआ है नेगेटिव साइन है जो 2x के पहले, उसे इग्नोर कर दिया और उन्हें मिल गया x=3 आंसर। तो ये ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा इसलिए हुआ कि हो सकता है इन बच्चों ने प्रोसेस जो है सॉल्व करने का उसे रटा था, और यहाँ इन्हें कुछ ऋण चिन्ह को लेकर मिसकंसेप्शन थी, वो इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज नहीं कर पाए और उन्हें ये आंसर उन्होंने गलत ऑप्शन चुना इस वजह से। चलिए देखें कि किसी स्टूडेंट ने ऑप्शन डी क्यों चुना होगा। तो इसमें इक्वेशन दिया गया है x + 2 = 3। ये जो ऑप्शन जिन बच्चों ने चुना है उसमें उन्हें जो है इक्वल साइंस का जो डिफिनीशन है, उनका वो डिफिनीशन वो ऑपरेशनल होता है। ऐसे बच्चे ये मानते हैं कि इक्वल साइन के बाद जो भी नंबर, जो पहला नंबर आता है वही आंसर है। तो यहाँ पे इक्वल साइन के बाद 3 लिखा हुआ है और हमारा जो है प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसका सोल्यूशन 3 है। तो उन बच्चों को जिन्हें ये इक्वल साइन से रिलेटेड ऑपरेशनल व्यू है जिनका, उनके लिए ऑप्शन डी करेक्ट है। तो अगर हम इन मिसकंसेप्शंस के बारे में जानते हैं तो हम फिर उसके हिसाब से अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, उन स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं। पर अगर हमें इन मिसकंसेप्शंस की जानकारी नहीं है तो हम उसे एकमात्र गलती या फिर कहेंगे कि इस स्टूडेंट को अभी समझ नहीं है और कुछ दिन बाद वो प्रैक्टिस करके समझ जाएगा। पर होता ये है कि बहुत बच्चे कभी भी नहीं समझ पाते और उनका ये जो मिसकंसेप्शन है वो आगे की कक्षाओं में भी इसी तरह से बढ़ता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है जबकि वो बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि वो मैथ नहीं सीख सकते। तो जब एक बच्चा इस तरह का गलती करता है तो वो अकेले फील नहीं होता है। कहीं न कहीं एज ए टीचर हम भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हम उनकी परेशानियों को, उनके मिसकंसेप्शंस को समझ ही नहीं पाए और उसके हिसाब से हमने उन्हें गाइड नहीं किया। तो एक बच्चे की फेल्योर में कहीं न कहीं एक टीचर का भी फेल्योर होता है। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब भी आप कोई नया टॉपिक पढ़ाएं, आप उस टॉपिक से रिलेटेड मिसकंसेप्शंस के बारे में जरूर जानिए और ये आपको बहुत सारी ये जानकारी आपको रिसर्च स्टडीज पढ़ने के बाद प्राप्त हो सकती है, या फिर आपके जो सीनियर टीचर्स होंगे आपके स्कूल में उनसे भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस था कि बच्चों को कहाँ कहाँ परेशानियां होती हैं। तो ये जानना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है पढ़ाने से पहले। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम सेम स्टडी से। इस स्टडी में दिया गया है कि g - 227 = 543। तो अगर ये दिया गया है तो g - 230 इक्वल्स क्या होगा। इस स्टडी में पाया गया कि 40% बच्चों ने तो सही जवाब दिया 540, जो कि सही जवाब है इस दिए गए प्रश्न का, पर 60% बच्चों ने गलत जवाब दिए और उन 60% में से भी 1/4 बच्चों ने अपना आंसर दिया 546 एंड 770। तो अब चलिए पहले देखते हैं कि किसी स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम जो दी गई ये प्रॉब्लम है, इसका आंसर 546 कैसे मिल सकता है। तो हुआ ये कि ये जो इक्वेशन दिया गया है g - 227, इसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया कि दोनों पक्षों में 3 जोड़ दिया। अब जब 3 जोड़ दिया तो इन स्टूडेंट को ऋण चिन्ह को लेकर मिसकंसेप्शन था। उन्होंने ये जो 227 के पहले जो ऋण लगा हुआ है इसको इग्नोर कर दिया और उनके हिसाब से ऋण 227 धन 3 जो होगा वो बराबर होगा ऋण 230 के। ये बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऋण 227 धन 3 जो होगा उसका आंसर होगा ऋण 224। तो अब मैंने पहले ही डिस्कस कर ही लिया है आपसे कि कैसे ऋण चिन्ह को लेकर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो अब अगर हमें पता है कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो हम उसके हिसाब से उसे पहले बताएंगे कि ठीक है, पहले आप ऋण चिन्ह को लेकर जोड़ना घटाना सीखिए और उसके बाद फिर हम ये जो नया कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो ये आंसर है 770, ये बच्चे को कैसे मिला होगा। तो इसमें क्या हुआ कि इन स्टूडेंट्स ने g इक्वल्स जो भी नंबर दिया है उसको यहाँ पे जोड़ लिया
सो इन्होंने 227 को 543 में जोड़ लिया तो उन्हें आंसर मिल गया 770। तो अब जब उन्हें g इक्वल्स 770 मिला है तो उनके हिसाब से g माइनस 230 इक्वल्स 770 होगा, क्योंकि g इक्वल्स जो आंसर है वो आंसर सेम ही होगा। वो यहाँ पे इस माइनस 230 जो दिया गया उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है कोसाइन को लेकर वो यहाँ पे बाधक है, जिसके कारण उन्हें ये आंसर सही लगता है इस प्रॉब्लम के लिए। तो अब हम बच्चों को अगर ये एक चर वाले रेखीय समीकरण इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके पहले हम ये जानना चाहेंगे अपने बच्चों से कि उनका इक्वल साइन का अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप उनसे परिभाषा पूछिए, आप देखिए कि वो समझते हैं कि नहीं कि इक्वल साइन का मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर होते हैं और हम दोनों पक्ष को इंटरचेंज भी कर सकते हैं और तो भी वो इक्वेशन वही बराबर ही रहेगा, उसमें बराबरी का इक्विवेलेंस का रिलेशनशिप रहेगा। तो जब हम ये श्योर हो जाएं कि ठीक है बच्चे को ये दो कंसेप्ट पता है, तो उसके बाद हम आगे ये एक नया जो कंसेप्ट है एक चर वाले रेखीय समीकरण का हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए। पर अगर पहले उन्हें ये सारी मिसकंसेप्शन हम दूर नहीं करेंगे तो हम कितना भी प्रयास कर सके उन बच्चों को हम ये टॉपिक समझा नहीं सकेंगे। तो अब इसके लिए मैं आपसे कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस करूंगी कि कैसे ये जो एक चर वाले रेखीय समीकरण हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कि वो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाएं और एंजॉय करें इस टॉपिक को। तो मेरा पहला स्ट्रेटेजी मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने बच्चों के जो वो काम करते हैं, जो वो सॉल्विंग का जो उनका प्रोसीजर उस पर ध्यान दीजिए, ना कि आंसर पे ध्यान दीजिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ आंसर देखेंगे तो आप बच्चे को सिर्फ बताएंगे कि तुम्हारा आंसर सही है या गलत है। ये इस तरह का फीडबैक बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा रिसर्च कहती है। बच्चों को आप फीडबैक दीजिए कि उनसे कहाँ कमी हो गई, कहाँ गलती हो गई, क्या प्रॉब्लम था, उसके हिसाब से आप उनसे डिस्कस कीजिए, तब जाके कहीं बात बनेगी। तो जैसे कि मैं पहले भी अभी आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि एक मेथड जो हम यूज करते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जरूरी नहीं कि वही दूसरा मेथड किसी दूसरे प्रॉब्लम पे भी फिट होगा। तो जैसे चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं यहाँ पे x + 7 = 19। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ एक वेरिएबल x है और यहाँ पे धन 7 है और फिर इक्वल साइन के बाद 19 लिखा हुआ है। तो अब अगर हमें x इक्वल्स पता करना है तो हमारा पहला कोशिश ये होगा कि हम ये जो धन 7 है यहाँ पे हम इससे छुटकारा हमें कैसे मिले। तो हम ऋण 7 दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा कि x धन 7 ऋण 7, तो धन 7 और ऋण 7 0 हो जाएगा और दूसरे पक्ष में 19 - 7 कर लेंगे हम और हमें जो है आंसर मिल जाएगा x = 12। पर हम ये सेम स्ट्रेटेजी, ये जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है हमें x - 7 = 19, इस पे नहीं काम कर सकती, क्योंकि अगर हम सेम -7 दोनों साइड में जोड़ दे रहे हैं इस इक्वेशन में तो आप देखेंगे कि ये इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और कॉम्प्लिकेट हो गया वो। तो ये चीज हमें अपने बच्चों को समझानी है कि हम अगर कुछ जोड़ या घटा रहे हैं दोनों पक्षों में तो हम वो क्यों कर रहे हैं। तो अब इस तरह की जो चीजें हम समझाना चाहते हैं अपने बच्चों को, उससे पहले हमें ये भी समझना चाहिए, मतलब कंटेंट को समझाने से पहले आप अपने बच्चों को भी समझिए, क्योंकि हर बच्चा सेम नहीं होता है, हर बच्चे डिफरेंट तरीके से सीखते हैं। कुछ बच्चे जब तक कुछ विजुअलाइज नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें वो चीज समझ में नहीं आता। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे x जो ये चर दिया गया है ये बच्चों को विजुअलाइज नहीं हो पाता, उसे इमेजिन करना पड़ता है कि ये क्या है, ये वेरिएबल का मतलब क्या है। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए, और जब तक वो इसे किसी कंक्रीट चीज से रिलेट नहीं कर लेते, स्पेशली एलिमेंट्री ग्रेड्स में, तब तक वो इस चीज को समझ नहीं पाते और इसीलिए बच्चों को बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं इस टॉपिक को समझने के लिए।
तो आगे चलिए हम दूसरी स्ट्रेटेजी में आपसे डिस्कस करती हूँ। तो इसके लिए हम क्या करें कि हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यूज करें अपनी टीचिंग में। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमारे आसपास है, जो हमारा रियल लाइफ सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम आप उठाइए और वो आप अपने बच्चों से डिस्कस कीजिए, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, ये बाहर जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में जो चीजें घटती हैं उनमें मैथ कहाँ है, और जो ये टॉपिक लर्न कर रहे हैं वो कैसे कनेक्ट होता है, वो कैसे यूजफुल होता है उनकी डेली लाइफ में। तो इससे जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो जो थोड़ा इच्छुक हो जाते हैं, वो उनमें उत्सुकता बढ़ती है कि हाँ, हम मैथ को समझें, जानें। तो हम अपने जो दैनिक जीवन का है, डे टू डे लाइफ में हम कैसे मैथ यूज करके अपनी डे टू डे लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो जब वो जानेंगे इस टॉपिक के महत्व को, तब जो है वो उसको लर्न करने के लिए उत्सुक भी होंगे। तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगी कि हो सकता है आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे इस तरह के प्रॉब्लम दिए गए हों और आप खुद भी बना सकते हैं अपना प्रॉब्लम। जैसे मैंने यहाँ खुद एक प्रॉब्लम बनाया है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर ए, जो कि किसी बिल्डिंग की 15वीं फ्लोर से स्टार्ट होती है और 1 फ्लोर पर सेकंड की दर से वो मूव कर रही है। उसी बिल्डिंग में एक एलिवेटर बी है जो कि 5वें फ्लोर से स्टार्ट कर रही है और वो जो है 2 फ्लोर पर सेकंड की दर से मूव कर रही है। तो अब बताइए कि इन दोनों एलिवेटर्स में से कौन सी एलिवेटर 29th फ्लोर पर पहले पहुंचेगी। और उनसे ये भी कहिए कि आप जब सॉल्व कर लें तो आपको ये आंसर मिला कैसे, इसको भी आप डिस्क्राइब कीजिए, इसको लिखित तौर पे अपने कॉपी में डिस्क्राइब कीजिए। देखिए ये कितना मतलब जो प्रॉब्लम है वो कैसे डेली लाइफ से आया हुआ है। आप अपना दूसरा भी प्रॉब्लम यूज कर सकते हैं, इस तरह का कुछ भी। तो ये बच्चों को लगेगा कि हाँ, ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये इसका क्या यूज है, और जो हम ये आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक चर वाले रेखीय समीकरण, ये कैसे कनेक्ट होता है हमारे रियल लाइफ सिचुएशन से। तो इस तरह के प्रॉब्लम आप यूज कीजिए अपनी टीचिंग में, तो बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। तीसरी जो स्ट्रेटेजी है मेरी, वो है रिवर्सिबिलिटी क्वेश्चंस की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया होगा रिसर्च स्टडी से, आप बच्चों को जो है कि आंसर दीजिए और आप उनसे बोलिए कि आप स्टूडेंट से बोलिए कि आप जो है इक्वेशंस फॉर्म कीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि आप स्टूडेंट से कहिए कि एक इक्वेशन लिखो जिसका कि सोल्यूशन 3 है, और देखिए कि क्योंकि अब आप इस तरह का ओपन एंडेड प्रॉब्लम दे रहे हैं, है ना, तो बच्चे अलग अलग इक्वेशन बना सकते हैं जिसका कि सोल्यूशन 3 हो। तो और जब आप इस तरह के प्रॉब्लम क्लास में देंगे तो वो देखेंगे कि मेरा ही एक इक्वेशन ऐसा नहीं है जिसका कि सोल्यूशन 3 हो सकता है, कोई उनका साथी है जिसका कि सोल्यूशन डिफरेंट है, और ये उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगर आप इस तरह का प्रॉब्लम शुरू में देने में हिचकिचाते हैं तो आप एटलीस्ट जब चैप्टर आप खत्म कर लें तब इस तरह के प्रॉब्लम दें। तो इससे एक फायदा ये होगा कि आप बच्चे तो इसे एंजॉय करेंगे ही कि कितने तरह से एक प्रश्न का अलग अलग आंसर हो सकता है, और आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चों को कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें कि अभी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं है। तो फिर आप उनको उस हिसाब से गाइड कर सकेंगे। आप फिर थोड़ा कठिन भी कर दीजिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि हो सकता है कि जो बच्चे इस टॉपिक को, आपको लगता है अगर कि कोई बच्चा है इस क्लास में जिसे कि ये टॉपिक अभी नहीं समझ में आया है, तो आप चाहेंगे ना कि आप उस बच्चे को थोड़ा ज्यादा समय दें इस चीज को समझाने के लिए। पर अगर आप उन बच्चों पे फोकस करते हैं तो जो आपकी रेस्ट ऑफ द क्लास है
वहां पे वो जो बच्चे जो इनकी समझ में आ गया है वो शोर मचाए, तो इसलिए आप वो डिफ्रेंशिएट करेंगे उन दोनों बच्चों में। तो आप थोड़ा, जो बच्चे होशियार हैं, जो उन्हें की समझ में आ गया है, ये टॉपिक थोड़ा जल्दी समझ में आ गया है, आप उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे दीजिए, ताकि वो ये प्रॉब्लम करते रहें, और फिर आप जो बच्चे जिन्हें नहीं समझ में आया है, आप उन्हें गाइड करें। तो जो इसी प्रॉब्लम का जो एक डिफिकल्ट वर्जन है वो ये हो सकता है कि आप बच्चों से कहें कि ठीक है, आप एक ऐसा इक्वेशन लिखिए जिसमें कि आप ऋण चिन्ह का यूज कीजिए, जिसमें कि वेरिएबल या फिर चर जो है ऋण में हो और उसका सोल्यूशन 5 हो। तो देखिए स्टूडेंट कैसे कौन कौन से इक्वेशन बनाते हैं, और फिर उन्हें बोलिए कि ठीक है, आप ऐसे बच्चों का एक ग्रुप बना दीजिए और वो अपने ग्रुप में डिस्कस करें कि, और एक दूसरे से ये डिस्कस करें कि ठीक है, क्यों इस सेम जो है क्वेश्चन का डिफरेंट इक्वेशन हो सकता है, और इक्वेशन सही है या नहीं सही है इसको वो चेक करें अपने ग्रुप में। तो एक तो वो विधि हो गई। अब जो लास्ट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूँ यहाँ पे, वो ये है कि आप एक ही प्रॉब्लम को कई विधियों से सॉल्व कीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बच्चा समान नहीं होता। कुछ बच्चे किसी कंसेप्ट को विजुअलाइज जब हो जाता है तब ज्यादा उन्हें अच्छे से समझ में आता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें कंसेप्ट थोड़ा आसानी से समझ में आता है, वो आसानी से इमेजिन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता रही हूँ जो कि आप यूज कर सकते हैं एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ाने के लिए। तो मैंने ये इक्वेशन दिया है 9 + x = 15। जो पहली विधि मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ वो ये है कि जोड़ या घटा के दोनों साइड में कैसे किसी टर्म से हम छुटकारा पा लें और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लें और सॉल्व कर दें। तो ये तो ट्रेडिशनल है हमारा, जो कि हम क्या करते हैं, दोनों साइड, जैसे हमें 9 + x = 15 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम 9 जो है दोनों साइड से घटा लेंगे। तो हम जो ये हमारा एक तरफ हमारा वेरिएबल हो जाएगा, चर हो जाएगा, क्योंकि 9 - 9 0 हो जाता है, और दूसरी तरफ हमारा हो जाएगा नंबर। तो हम वो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे और हमें मिल जाएगा x = 6। जो दूसरा विधि है वो ये है कि रीजनिंग और इंस्पेक्शन की। तो हमने ये इक्वेशन दे दिया स्टूडेंट्स को, और अब आप उनसे पूछिए कि आप जरा इस इक्वेशन को गौर से देखिए और बताइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। पहले उन्हें थोड़ा एक्सप्लोर करने दीजिए इस इक्वेशन को। और अगर आपको लगता है कि जिन जिन स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी हो रही है ये समझने में कि ये x का मतलब क्या है यहाँ पे, तब उन स्टूडेंट्स के लिए आप क्या कीजिए कि इस टॉपिक को, एक चर वाले रेखीय समीकरण को, जो उन्होंने पहले, जो उनका पूर्व ज्ञान है अरिथमेटिक इक्वेशन को लेकर, क्योंकि जहां तक मुझे याद है कि पूर्व कक्षा में उन्हें इस तरह का कुछ पढ़ाया जाता है कि 9 धन रिक्त स्थान बराबर 15। तो 9 में क्या जोड़ा जाए कि हमें आंसर 15 मिल जाए। तो जब बच्चा ये देखेगा कि इस जो ये पहला जो उन्होंने पढ़ा था वो प्रॉब्लम और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, वो लगभग सेम ही चीज है, सिर्फ यहाँ पे रिक्त स्थान के बदले में x लिख दिया गया जो कि वेरिएबल है। और इस दोनों ही जो इक्वेशन दिए गए हैं उनका आंसर सेम होगा, x = 6। तो जब आप बच्चे को इस तरह से उनके पूर्व ज्ञान को इस नए टॉपिक से जब आप कनेक्ट करते हैं तो वो उस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तीसरी विधि जो मैं यहाँ ले रही हूँ ये है कि जो कि हम अक्सर करते हैं अपने जब मैंने पढ़ा इस टॉपिक को, तो यही विधि यूज की गई थी कि 9 धन x बराबर 15 दिया गया है। तो चूंकि मुझे एक साइड में चर चाहिए और दूसरे साइड में नंबर्स, तो 9 को आप दूसरे पक्ष में ले जाइए और चिन्ह बदल के ले जाइए। तो चूंकि 9 यहाँ पे दाएं पक्ष में दिया गया, तो जब हम बाएं पक्ष में से ले गए तो हमने चिन्ह का बदल दिया। यहाँ पे पॉजिटिव में था, धन 9 था, यहाँ इस साइड में ऋण 9 हो गया, और अब हमें सोल्यूशन मिल गया। तो ये तो बड़ी ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजी है बच्चों को एक चर वाले रेखीय समीकरण समझाने की,
जो कि रिसर्च में पाया गया है कि बिल्कुल यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें अक्सर हम ये बताना बच्चों को जरूरी नहीं समझते कि जब हम साइड चेंज करते हैं तो ये जो चिन्ह है वो क्यों चेंज हो जाता है। बहुत सारे टीचर नहीं बताते, इसे बस ऐसे ही बता देते हैं कि ठीक है साइड चेंज जब करो तो ध्यान से चिन्ह भी चेंज कर दो। जब बच्चा ये समझ ही नहीं पाया कि साइड चेंज करने पे चिन्ह क्यों चेंज हो जाता है, तो वो इसे एक प्रोसेस की तरह रट लेता है, और जब आप कुछ रटते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होती है एरर की, क्योंकि आप उस चीज को समझ नहीं रहे होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको एक नई विधि बता रही हूँ। नहीं बता रही हूँ, बता रही हूँ कि आप भी कुछ नया यूज कर सकते हैं अपने क्लास में, कि टेबल का यूज कीजिए। तो टेबल का यूज, यहाँ पे मैं जो उदाहरण ले रही हूँ थोड़ा डिफिकल्ट ले रही हूँ। 2x + 5 = 30 - 3x। आप सिंपल भी ले सकते हैं, 2x + 5 = 15। तो अगर आप बस 2x + 5 = 15 ले रहे हैं तो आपको ये तीसरे कॉलम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका इन 2 कॉलम में ही काम हो जाएगा। पर अगर आप ये इक्वेशन ले रहे हैं जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको ये 3 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। पहला कॉलम है x जो कि वेरिएबल है, और दूसरा है हमारे बाएं पक्ष के लिए, और तीसरा कॉलम हमारे दाहिने पक्ष के लिए है। अब चूंकि x वेरिएबल है तो हम बता सकते हैं कि x 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक हो सकता है कोई भी संख्या। पर एक चर वाले रेखीय समीकरण में इसका एक ही आंसर ऐसा होगा जो कि इस समीकरण को सत्य बनाता है। अब वो क्या है? तो अब अगर बच्चा x = 0 रखता है तो इस इक्वेशन में अगर उसने 0 रखा, 2 × 0 = 5, तो उसे मिल गया आंसर 5। फिर जब उसने 1 रखा तो उसे आंसर 7 मिला, जब उसने 2 रखा तो उसे 9 मिला, 3 रखा तो 11, 4 रखा तो 13, और जब उसने 5 रखा तो 15 मिल गया। तो अगर आपका इक्वेशन ये था कि 2x + 5 = 15, तो बच्चे को समझ में आया कि ठीक है, जब x = 5 है तब ये आंसर 15 है, तो हमारा इक्वेशन सही है। अब चूंकि हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिया, मैंने आप एग्जांपल में ये 2x + 5 = 30 - 3x लिखा है, तो जब बच्चा ये टेबल भरेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए कि पहले x को एक साइड में ले जाइए, फिर जो नंबर्स है उन्हें दूसरी साइड में ले जाइए, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए और सॉल्व कीजिए सोल्यूशन को। यहाँ जब वो टेबल बना रहे हैं तो वो बस सीधा x = 0 रख रहे हैं दाहिने पक्ष में भी और बाएं पक्ष में भी, और वो देख रहे हैं कि क्या हमारा जो ये इक्वेशन है इक्विवेलेंस का, बराबरी का, वो बना हुआ है या नहीं। तो जब वो x = 0 रख रहे हैं तो बायां पक्ष 5 है और दायां पक्ष 30 है, जो कि बराबर नहीं है। तो वो तब तक करते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 जब तक कि उन्हें दोनों पक्ष बराबर ना मिल जाए। आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही बच्चे ने 5 रखा, उसे दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों 15 मिल गए। तो x = 5 के लिए ये इक्वेशन हमें लगा कि हाँ सत्य है। तो देखिए कितना विजुअल है ये तरीका, और बच्चे कितने आसानी से समझ रहे हैं वेरिएबल के कंसेप्ट को इस टेबल के थ्रू, और वो इसके साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि हाँ इक्विवेलेंस का जो इक्वेशन है वो हमें बना के रखना है, और चूंकि दोनों पक्ष 15 हो गए तो कैसे x = 5 होगा जो आंसर है। तो अब इसका ही एक और एक्सटेंशन है इस विधि का, जो कि ग्राफ का विधि। तो मैंने वो सेम ही इक्वेशन लिया हुआ है। यहाँ पे जो ये नीली लाइन है वो 2x + 5 को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये लाल लाइन है वो 30 - 3x को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम लाइन की तरह जो हमने टेबल बनाया बस उसे प्लॉट कर लिया ग्राफ पेपर पे, तो हम क्या देखते हैं कि जो दोनों लाइनें हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे काटती है x = 5 पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे x = 5 पे ये काट रही है लाइनें, अब यही हमारा सोल्यूशन है। तो ये भी एक अच्छा मतलब विजुअल वे है कि उन्हें समझाने का कि जब ये जो हमारे दोनों एक्सप्रेशन है वो अपने आप में एक फंक्शन है, और जो है कि ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, और जहां ये 2 लाइनें काटती हैं वही हमारा सोल्यूशन है। अब ये जो नेक्स्ट हमारा है वो डायग्राम यूज करके है। जैसे कोई बच्चा विजुअल लर्नर है और उसे थोड़ा और कंक्रीट आपको कुछ मटेरियल दे के समझाना हो इस टॉपिक को, तो उसके लिए मैं ये विधि आपको सजेस्ट कर रही हूँ। इसमें जो x है हमारा, वो मैंने इसे व्हाइट स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, और जो ये नेगेटिव है उसे मैंने रेड सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, -1 को, और पॉजिटिव जो 1 है हमारा, जो 1 है, धन 1, उसे मैंने इस येलो
सर्कल से रिप्रेजेंट किया है। अब मैंने इस जैसा कि चूंकि आप यहाँ देख ही ना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है 5x - 4 इक्वल्स 4x + 3 का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक बैलेंस का एग्जांपल लिया है, तराजू का एग्जांपल लिया है। तो उसमें दिखा रहा है कि दोनों पोलरिटी बराबर है। तो यहाँ पे ये 5 स्क्वायर रखे हुए हैं और 4 जो है लाल चिप्स रखी गई, क्योंकि यहाँ पे -4 दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि 5x है, x बराबर 1 बॉक्स है तो 5x बराबर 5 बॉक्स होंगे, फिर -4 है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 जो है लाल चिप्स रख लिए हैं। और यहाँ पे जो दूसरा साइड है हमारा, उसमें हमने 4x को 4 जो ये स्क्वायर से दिखाया है, 4 व्हाइट स्क्वायर से, और जो ये 3 है धन 3, उसे मैंने 3 येलो चिप्स से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो अब मैंने जो रिप्रेजेंट किया उसके बगल में मैं इक्वेशन भी लिखते चलूंगी, ताकि ये मेरा स्टूडेंट जो विजुअल है और जो अलजेब्राइक वे है, दोनों को वो साथ साथ में ही कंपेयर करते चले कि कैसे इस बैलेंस पे ये जो लिखा गया है वो कैसे हमारे इक्वेशन से रिलेट है। अब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। हम बच्चे से पूछेंगे कि जैसा कि तराजू का एग्जाम्पल होता है कि अगर हम दोनों पोलर से समान मात्रा में कोई चीज निकाल लें तो उससे जो ये इक्विवेलेंस का जो रिलेशन है वो बराबरी का वो बना ही रहता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही पलरों में हमारे जो ये 4 व्हाइट वाले स्क्वायर हैं ये हैं, तो अगर हम उन्हें निकाल दें तो भी हमारा इक्विवेलेंस का रिलेशन बना ही रहेगा। जब हम 4 निकालेंगे तो इस साइड में 1 स्क्वायर बचेगा और 4 ये जो है लाल चिप्स बची और 3 जो है हमारी येलो चिप्स बची, जिनको कि हम x - 4 = 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा? अब बच्चों से पूछिए सॉल्व करने के लिए, चूंकि हमें x बराबर क्या होगा हमें ये जानना है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो हमने उन्हें बताया है कि इस तरफ अगर -4 है और हमें इससे छुटकारा पाना है तो हम इसमें +4 जोड़ दें दोनों तरफ। तो अगर +4 का मतलब हुआ कि हम 4 येलो चिप्स जोड़ दिए दोनों साइड में, तो ये जो है एक जो लाल चिप्स है जो कि ऋण 1 है और जो एक येलो चिप्स है जो कि धन 1 है, अगर दोनों मिल जाएं तो वो 0 पेयर बना देती हैं, दोनों के बराबर 0 हो गया। तो जब हम 4 चिप्स इस साइड जोड़ रहे हैं तो वो क्या हुआ कि वो पूरा 0 बन गया, हमारा सिर्फ बचा एक व्हाइट स्क्वायर इस साइड में, और 4 जो येलो चिप्स हमने यहाँ पे जोड़ी वो पूरा मिला के हो गया 7। तो हमें ये आंसर मिल गया x = 7, और यही हमारा सोल्यूशन है। तो देखिए विजुअल तरीके से जो बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं उन्हें हम कैसे इस तरीके से भी एक चर वाले रेखीय समीकरण को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और जब उन्हें एक चर वाले रेखीय समीकरण का अच्छा कंसेप्ट होगा तभी भविष्य में जाके वो जब 2 चर वाले इक्वेशन उन्हें मिलेंगे तो उन्हें वो समझ सकेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम है, यही कोई मिसकंसेप्शन है, तो वो आगे चल के और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और बच्चे फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे और उन्हें मैथ बोरिंग लगने लगेगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे मैनिपुलेटिव यूज करके हम लीनियर इक्वेशन जो कि एक वेरिएबल वाले होते हैं उन्हें हम पढ़ा सकते हैं। तो तरह तरह के वेरिएबल्स यहाँ यूज किए जाते हैं यूएसए में क्लासरूम्स में, जैसे कि ये स्नैप क्यूब्स है तो उन्हें जोड़ के कोई 3 डायमेंशनल आकार बनाना, जैसे ज्योमेट्री में आपको क्यूब पढ़ाना है या फिर इस तरह का कुछ चीज पर, तो उसमें इस तरह की मैनिपुलेटिव यूज करते हैं यहाँ। या फिर यूनिफिक्स क्यूब्स हैं जो कि जोड़ घटाना इस तरह की चीजों में हम यूज करते हैं। तो आज जो है यहाँ पे आप देख लेंगे एक बैलेंस का भी एग्जांपल है, यूज किया जाता है ये एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ाने के लिए या 2 चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ाने के लिए। तो इन सब में मैं आज ये काउंटिंग चिप्स यूज करके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप एक चर वाले रेखीय समीकरण पढ़ा लें। तो इस विधि में आपको 20 चिप्स एक बैग में चाहिए कम से कम, और ये चिप्स जो है आपको अमेजन पे मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिंक दे दी है। पर अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं अमेजन से तो आप बना भी सकते हैं। जैसे कि एक ये जो काउंटिंग चिप्स है उसका एक साइड लाल है और दूसरा साइड जो है येलो है, तो आप क्या कीजिए कि आप लाल और पीली बटन खरीद के आप चिपका लीजिए जिसमें कि एक साइड आपका येलो रहे और दूसरा लाल हो जाए। या फिर आप कोई 2 रंग के फोम ले लीजिए और उन्हें काट के चिपका लीजिए
तो जिसका एक साइड किसी एक गाढ़े रंग का हो, दूसरा किसी हल्के रंग का हो, या फिर आप पेपर ही काट सकते हैं, काट के चिपका सकते हो। तो दोनों साइड जो है कलर कर लीजिए अलग अलग रंगों से, तो आप बना भी सकते हैं, जरूर नहीं कि आप खरीदे ही। और दूसरा जो सामान हमें चाहिए वो 10 प्लास्टिक वाले यूज एंड थ्रो वाले जो कप्स मिलते हैं वो आप ले लीजिए, और एक लार्ज पेपर का शीट ले लीजिए। और आप अपना तैयारी के लिए 5 डिफरेंट तरीके के इक्वेशन ले लीजिए। जैसे कि कुछ इक्वेशंस में आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि उसका आंसर अगर फ्रैक्शन में आ रहा है, या फिर कोई इक्वेशन जिसमें कि जो आपका चर दिया गया उसके पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ऋण चिन्ह लगा हुआ है। तो तरह तरह के इक्वेशन लीजिए जिससे कि आप अपने बच्चों को ऑल पॉसिबल जो टाइप के इक्वेशन है उनको पढ़ा सकें, और आप उनका अंडरस्टैंडिंग भी असेस कर सकें। तो इस एक्टिविटी में पहले हम जो ये एक बैग है चिप्स से भरा हुआ, 20 चिप्स एक बैग में, और एक कुछ 5-6 या 10 कप्स का जो भी एक सेट है हमारा वो, और एक लार्ज पेपर का जो शीट है वो, या तो हम हर स्टूडेंट को बांटेंगे, पर अगर इतनी सामग्री नहीं है तो हम ग्रुप बना सकते हैं। 3 या 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बना लीजिए और हर ग्रुप को वो सामग्री आप बांट दीजिए, एक बैग का चिप्स और कुछ कप्स और एक पेपर, जहाँ की वो अपने जो उन्होंने किया है काम उसको दिखा सके उसको, और उसको एक्सप्लेन कर सके कि कैसे कैसे उन्हें आंसर मिला है। उसके बाद हम जो है अब दिखाएंगे इस एक्टिविटी को कैसे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे यूज करते हैं ये चिप्स और कप्स। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि हम बच्चों को बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे कि ये एक्टिविटी है क्या। तो इसमें जो है हम एक जो कप हमने लिया है वो है हमारा चर या वेरिएबल। तो अगर कप हमारा फेस सीधा रखा हुआ है, उसका फेस ऊपर की तरफ है, तो हम इसे x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि अगर कप उल्टा रखा हुआ है तो वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव x को, यानी कि ऋण x लिखा हुआ है तो वो हम कप को पलट के रखेंगे, अगर प्लस x लिखा हुआ है तो हम कप को सीधा रखेंगे। अब जो कोफिशिएंट है, जैसे कि यहाँ पे 2x है, ये 2x ये कोफिशिएंट हुआ x का, तो अगर 2x है तो हम 2 कप लेंगे जो सीधे रखे हुए हों यहाँ पे। अच्छा, अब हम बताएंगे कि हम ये जो हमारे जो यहाँ पे 6 है, +6 और 12, उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो अब आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो चिप्स है, जो नंबर्स ऑफ चिप्स है, अगर वो पॉजिटिव में है तो हम येलो चिप्स लेंगे, और अगर वो नेगेटिव में लिखा हुआ है इक्वेशन में, जैसे कि अगर 6 लिखा हुआ है तो हम जो है कि 6 लाल चिप्स लेंगे। तो आप इन्हें बताइए कि जो ये पीली चिप्स है उसका मतलब धन 1 है, और जो ये लाल चिप्स है इसका मतलब ऋण 1 है। अब चलिए हम ये जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते जो हमने लिया था। तो हमने लिया था 2x + 6 = 12। यस, तो हमने देखिए यहाँ मैंने 12 चिप्स रख दी हैं दाहिने पक्ष में। बाएं पक्ष में हमने 2 कप लिए क्योंकि इक्वेशन था 2x, और +6 था तो हमने यहाँ पे 6 पीली चिप्स ले ली। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो अब हम इन्हें सॉल्व करने का तरीका बताएंगे कि कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे चलिए मैं एक बार आपको और दिखा दूं। यहाँ पे जो 6 चिप्स हैं, क्योंकि मुझे पता करना है कि 1 कप के बराबर कितने चिप्स हैं, तो इसके लिए पहला तो मेरा गोल यही है कि मुझे इन 6 चिप्स से छुटकारा मिलना है चाहिए। तो अब मैं अपने स्टूडेंट से ये डिस्कस करूंगी, पहला चीज कि 1 पीली चिप्स और 1 लाल चिप्स के बराबर क्या होता है। तो पीली चिप्स धन 1 है और जो लाल चिप्स है वो ऋण 1 है। तो अगर हम धन 1 ऋण 1 कर दें तो वो 0 हो जाएगा, तो वो एक 0 पेयर बना ले रहा है, राइट। तो वो फिर हम इस तरह के उन्हें समझाएंगे और हम कहेंगे कि ठीक है, हमने क्या किया कि हमें इन 6 पीली चिप्स से छुटकारा चाहिए था, तो हमने एक 6 लाल चिप्स जो है दाहिने पक्ष में जोड़ ली, और ये जो एक पेयर है ये पीली और लाल का, ये 0 हो गया। तो 0 पेयर ये सारे 6 उन्हें बना लिए
और ये कैंसिल आउट हो गए। सेम हम इस तरह भी करेंगे कि यहाँ जो ये 6 पेयर है ये कैंसिल आउट हो गए, बचे खाली 6। तो अब हमारा जो सोल्यूशन बचा वो क्या है। अब अपने स्टूडेंट से पूछिए कि क्या सोल्यूशन तब बचा जब वो 0 पेयर थे, जब वो हम उन्हें हटा दिए, उन्हें हमने रिमूव कर दिया यहाँ से, तो बचा क्या। तो बच्चे बताएंगे कि 2 कप बचा जो है हमारा बाएं पक्ष में, और 6 जो चिप्स बची वो दाहिने पक्ष में बची। अब उनसे नेक्स्ट डिस्कस कीजिए कि अच्छा ये तो 2x = 6 हुआ, तो x बराबर क्या होगा। यानी कि 1 कप, अगर 2 कप के बराबर 6 पीली चिप्स है तो 1 कप के बराबर कितनी चिप्स होंगी। बच्चे आसानी से ही बता लेंगे। अगर नहीं भी बता पा रहे हैं तो आप उन्हें बोलिए कि ठीक है, बराबर मात्रा में आप उन चिप्स को इन कप में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो 2 कप है, तो अगर वो बराबर मात्रा में चिप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पाएंगे कि 1 कप के बराबर 3 पीली चिप्स है। तो x = 3 ये हमारा आंसर है। यहाँ पे देखिए, तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये जो भाग की प्रक्रिया थी, दोनों तरफ 2 से भाग दे दिया जाए, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो चिप्स को, कि 2 कप है और ये हमारा 6 चिप्स है, और अब हम 6 चिप्स को इन 2 कप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो x बराबर 3 है। कैसे वो इस चीज को समझ रहे हैं, भाग को, कि भाग का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है इक्वल अमाउंट में। तो अब बच्चे अगर ये समझ गया कि x = 6 है, तो आपने एक पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लिया। अब आपका दूसरा गोल है कि आप थोड़े और प्रॉब्लम्स दें बच्चों को, तरह तरह के। तो एज एग्जाम्पल लेट्स से कि हम 5m + 1 = -9 ले लिया, या फिर हमने 2x + 3 = 4 ले लिया। तो अब ये 2 प्रॉब्लम लिए, मैं आपको यहाँ पे इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, 2x + 3 = 4। और अब जब आपने ये प्रॉब्लम्स बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी कि ठीक है अब हम इन प्रॉब्लम्स पे काम करेंगे, तो हम उसके बाद उन्हें कुछ समय दीजिए उस प्रॉब्लम को सोचने का। अपने ग्रुप में कुछ वो देखिए कि हर ग्रुप क्या स्ट्रेटजी बना रहा है उसको सॉल्व करने के लिए। जब आपने कुछ समय दे दिया तो आप पूरी कक्षा को बोलिए कि ठीक है अब हम पहले होल ग्रुप डिस्कशन करेंगे। अब मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इस एक्टिविटी का पर्पस ये भी है कि एज अ टीचर आप उन्हें आंसर नहीं बता रहे हैं, आप उन्हें प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, आप उन्हें एक्सप्लोर करने दे रहे हैं। तो जैसा कि मैं आशा करती हूँ कि हो सकता है आपने पढ़ा हो पियाजे का कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, या फिर वाइगात्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी, जहाँ पे बताया था कि बच्चे जब अपना जो ज्ञान है वो अगर वो खुद से बनाए, खुद से कंस्ट्रक्ट करें, तो वो उस चीज पे अपनी जो मतलब उन्हें जो खुशी मिलती है कि ठीक है ये ज्ञान हमने खुद से अर्जित किया है, और जो उनका जो वो नॉलेज होता है वो टीचर के सिर्फ उस चीज को बता देने से कहीं बेहतर होता है। और जो वाइगात्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी वो कहती है कि जब बच्चे एक ग्रुप में काम करते हैं, उस ग्रुप में कुछ बच्चों का जो कंसेप्ट होता है थोड़ा बेटर होता है अपने साथी स्टूडेंट से, तो बच्चे वहां भी डिस्कस जब करते हैं और उस जो प्रोसेस में जब वो सीखते हैं तो वो सीखना वो उन्हें एक डीप लर्निंग उससे उनकी होती है उस टॉपिक के बारे में। तो हम इस तरह के कुछ चीजें हमें करनी चाहिए अपने क्लासरूम में, रेदर कि आप हर रोज क्लास में जाएं और चॉक लेके ब्लैक बोर्ड पे प्रोसेस लिख दिया और बच्चों को बोला कि ठीक है ये 10 सवाल आपने सॉल्व करा दिए, और अब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम होमवर्क में करके ले आए। तो ये उतना यूजफुल स्ट्रेटेजी नहीं है, वर्सेस कि आप अपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी कराएं क्लास में और आप उन्हें डिस्कस करने के लिए इनकरेज करें। आप उनको उनका जो थॉट प्रोसेस है, जैसे कि उन्होंने सोचा है इसको सॉल्व करने का, आप उसको बोलिए कि उस पेपर पे आप लिखिए और पूरे क्लास में आप डिस्कस कीजिए। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां पे उसका आंसर मत दे दीजिए, आप उससे पूछिए कि अच्छा तो अगर ये है तो ऐसा क्यों है। तो देखिए आपके क्लास में से कौन सा बच्चा उस चीज को डिस्कस करता है आपसे। तो आप एज अ टीचर, सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये कि एज अ टीचर आप बच्चों को गाइड कीजिए, सिर्फ आप उन्हें सॉल्विंग का प्रोसीजर मत बताइए। पहले आप उन्हें कंसेप्ट समझने दीजिए, जब वो समझ जाएंगे तो फिर आगे आप अपना ये लेक्चर मेथड यूज कर सकते हैं, पर शुरुआत में बच्चों का उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, मैंने जो ये दूसरा इक्वेशन लिया हुआ था यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये 2x + 3 = 4। तो उसके लिए
चूंकि 2x था तो मैंने यहाँ पे 2 कप ऊपर फेस किए हुए रख लिए, और +3 था तो यहाँ मेरी 3 पीली चिप्स है, इक्वल्स 4 था तो इस साइड में मेरे 4 पीली चिप्स हैं। अच्छा, जब हमने ये एक पहला स्टेप हो गया, बच्चे ने दिए हुए इक्वेशन को इस तरीके से जब रख लिया कप और चिप्स के माध्यम से, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप पूछिए कि अच्छा तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है। जब आपने देखा कि हर ग्रुप यहाँ तक पहुंच गया है तो आप नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछिए पूरी क्लास से। तो देखिए कुछ बच्चे जो कि पहले प्रॉब्लम में सीख चुके हैं कि ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब 3 जो ये पीली चिप्स है इनसे हमें छुटकारा पाना है, तो हम 3 लाल चिप्स दोनों तरफ जोड़ देंगे और 0 पेयर बना लेंगे। तो ये देखिए 3 लाल चिप्स जोड़ दिया और अब हमारा ये 0 पेयर बन गया। इसका मतलब धन 1 और ऋण 1 कैंसिल आउट हो गए दोनों साइड में। तो हमारे जो ये 3 पेयर थे ये कैंसिल आउट हो गए, बचा खाली ये 1 पीला चिप्स। तो अब हमारा हुआ 2 कप के बराबर 1 पीली चिप्स, जिसको कि हम इक्वेशन के माध्यम में भी यहाँ पे दिखाते चल रहे हैं कि 2x बराबर 1। अपने स्टूडेंट्स को आप बोलिए कि जब आप ये कप ऑफ चिप्स यूज कर रहे हैं तो आप उसको बताइए कि इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली इसका मतलब ये है कि 2x इक्वल्स टू 1। अब पूछिए कि जब 2 कप के बराबर 1 चिप्स है तो 1 कप के बराबर क्या चिप्स होगा। तो बच्चे बता सकते हैं कि जैसे अगर 2 स्टूडेंट है और एक ही चॉकलेट है तो दोनों स्टूडेंट में चॉकलेट बराबर बराबर कैसे बांटी जाए। तो बताएंगे कि चॉकलेट आधी कर दी जाए और तो दोनों स्टूडेंट को बराबर बराबर मिल जाएगा। तो सेम जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे भी है कि 1 कप के बराबर आधा चिप्स। तो इसको मैथमेटिकली दिखाएंगे x इक्वल्स टू 1/2। तो ये सोल्यूशन हो गया। अब चलिए एक नया प्रॉब्लम बच्चों को देते हैं, जिसमें कि जो ये चर है उसके पहले नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो ये जो मेरा नया इक्वेशन है ये -2x + 3 इक्वल्स -5। अब ये जो इक्वेशन स्टूडेंट्स को देंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि कैसे इस तरह के जिसमें कि चर नेगेटिव में है कैसे कप और चिप्स के माध्यम से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर वही चीज आप प्रोसेस दोहराइए, बच्चों से पूछिए कि पहला स्टेप क्या है। तो पहला स्टेप यही है कि कैसे ये जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको हम कप और चिप्स के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। तो चूंकि -2x है तो इसका मतलब 2 कप और फेस डाउन उलट के रखे हुए हैं। धन 3 का मतलब क्या है, 3 पीली चिप्स, और जो दूसरे पक्ष में -5 लिखा हुआ उसका मतलब 5 लाल चिप्स। तो जब इतना सब कुछ आप अपने स्टूडेंट से कंफर्म कर लें तो अब फिर यहाँ पे इस तरीके से हम दिखाते चलेंगे इक्वेशंस को। तो हमने कहा कि ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन था -2x + 3 इक्वल्स -5, ये हमने तो दिखा लिया। अब चूंकि हमारा गोल पहला यही है कि हम ये जो 3 पीली चिप्स हैं इनसे हमें छुटकारा मिले, इसके लिए हमने 3 लाल चिप्स दोनों साइड में जोड़ दी। और जब जोड़ दी तो ये जो 0 पेयर बने तो ये इस साइड में 0 हो गया, तो बचा खाली 2 कप जो कि उलट के रखे हुए हैं। तो इसका मतलब -2x, और इस साइड में जो है जितने भी लाल चिप्स हैं बच्चे उसे गिन के यहाँ पे बता देंगे कि ठीक है -2x इक्वल्स टू -8। अब हम उनसे पूछेंगे कि अब -2x इक्वल्स टू -8 है, तो क्या हम अगर इसका ऑपोजिट करें, अगर हम -2x को +2x बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे। तो बच्चे आपको बता सकते हैं कि ठीक है, हम इस अगर कप को सीधा रख दें तो ये 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी फोकस हम करेंगे कि बच्चे ये समझे कि जो प्रोसीजर हमने एक साइड में किया है वही सेम हम दूसरे साइड में भी करेंगे। तो अगर यहाँ हमने इसका उल्टा किया तो हम यहाँ भी इसका उल्टा करेंगे। और जैसा कि आपका जो ये चिप्स है उसका एक साइड लाल है दूसरा साइड पीला है, तो अगर हम यहाँ कप उलट है तो यहाँ हम चिप्स भी उलट देंगे। और जब हम चिप्स उलट देंगे तो हमें ये पीली चिप्स मिल जाएंगी 8, और ये हमें कप मिल गया 2x। तो ये हो गया इक्वेशन हमारा 2x इक्वल्स 8। देखिए ये विधि कितनी कारगर है। यहाँ पे यहाँ दोनों साइड में जो -x होता है, जब हम इस तरह का सवाल ऐसे प्रोसीजरली लगाते हैं बोर्ड पे तो हम कहते हैं दोनों साइड में ऋण लगा हुआ है चिन्ह, तो हम ऋण चिन्ह को कैंसिल कर देंगे। अब ये चीज अगर बच्चा रट रहा है, वहां पे प्रोसेस याद कर रहा है, तो कभी कभी वो भूल भी जाते हैं। पर यहाँ वो बच्चा देख रहा है कि कैसे जब दोनों कप उल्टे हुए थे और हमने सीधा किया तो हमने यहाँ पे सेम चीज हमने इस साइड भी किया था, तो हमें ये
धन 8 मिल गया। और अब फिर वही प्रोसेस कि जब 2 कप बराबर 8 चिप्स हैं तो 1 कप बराबर कितने चिप्स होंगे, और बच्चा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके बता देगा कि ठीक है x बराबर 4 हुआ। तो देखा आपने कितने आसानी से आपने ये कंसेप्ट अपने जो कि बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट था, कैसे आपने एक कुछ मटेरियल देके, कुछ कंक्रीट ऑब्जेक्ट देके, जैसे कि बच्चे छू सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कैसे उन्होंने इस पूरे टॉपिक को समझा। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा कि जब बच्चे इतना समझ गए तो हम उन्हें एक्सप्लेन करने को कहें उनकी थिंकिंग उनके ग्रुप में और फिर पूरे क्लास में, और फिर हम कुछ समय दें अपने स्टूडेंट्स को डिस्कस करने के लिए, और कुछ नए इक्वेशन आप दीजिए अपने स्टूडेंट्स को ताकि वो अब उन्हें सॉल्व करें कप और चिप्स के माध्यम से, और थोड़ा एक्सप्लोर करें, अपना अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक के बारे में अपना बनाएं। और सबसे अंत में फिर आप उन्हें ये भी बताइए कि जब आपको x = 4 जैसे यहाँ की मिला आपको आंसर, तो कैसे आप इस इक्वेशन में x = 4 रख के आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर सही था या नहीं था। तो जैसे कि अगर x = 4 यहाँ रखेंगे तो ये -8 हो जाएगा, और धन 3 तो -8 धन 3 -5 होता है, जो कि हमारा राइट साइड में दिया हुआ है -5, तो उसके बराबर है। तो दोनों पक्ष बराबर है, तो x बराबर 4 के लिए। तो इस तरह से अगर वो अपना आंसर भी चेक करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए ये जानना, और वो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने सोल्यूशन को लेके। तो यही सारी प्रोसेस है कि इस एक्टिविटी में हम इन सारे प्रोसेस को फॉलो करेंगे। तो आपको फिर से याद दिलाती हूँ कि ये बिल्कुल मत भूलिए अपने स्टूडेंट से बोलना कि वो जो पूरा प्रोसेस था जब वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं कप और चिप्स के माध्यम से, तो उनसे बोलिए कि वो समराइज करें पहले अपने ग्रुप में और फिर पूरे क्लास में। आप किसी हर ग्रुप से एक एक स्टूडेंट को बुला लीजिए और उन्हें बोलिए कि वो अपना प्रोसेस जो है पूरे क्लास के सामने समराइज करें, क्या सीखा उन्होंने। तो आप देखेंगे कि बच्चे कैसे अपनी लैंग्वेज में उस पूरे कंसेप्ट को अपने साथियों से कैसे शेयर करते हैं, और वो कितना कुछ सीखते हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो ये जो राइटिंग में होता है ना, उसका बहुत महत्व है। जब बच्चा अपना स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा है, लिख रहा है, तो वो उस चीज को, हर छोटी छोटी चीज को सोचता है और समझता है, और फिर वो वहां पे लिखता है। तो इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इम्प्रूव होती है। और जब आप एज ए टीचर सिर्फ गाइड कर रहे हो, तो उन्हें बता नहीं रहे हो, तो उन्हें मौका देते हैं कि आप अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कीजिए। तो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद जो उनका एक्सपीरियंस होता है, जो ये कि जो उत्साह होता है, वो आप देखेंगे कि बिल्कुल डिफरेंट है आपके रोजमर्रा वाले लेक्चर वाले क्लासेस की तुलना में। और अगर आप एक बार इस तरह का एक्टिविटी करने की आदत आप बना लेंगे अपने क्लास में, तो आप देखेंगे कि आपके स्टूडेंट कितना खुश होकर आपकी क्लास में आते हैं मैथ पढ़ने के लिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी, और आप अपने क्लास में फ्यूचर में ये यूज करेंगे। इसी के और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ यही एक एक्टिविटी नहीं है, और भी बहुत सारी एक्टिविटी उपलब्ध हैं इंटरनेट पे। मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑनलाइन मैनिपुलेटर्स भी हैं, जैसे कि वो ऐप होते हैं, और आप अगर वो ऐप आप एक्सेस कर सकें तो आप अपने स्टूडेंट्स को वहां पे दिखा भी सकते हैं कि कैसे बिना मतलब ये कप और चिप्स के आप दिखा सकते हैं। पर चूंकि उसके लिए कंप्यूटर चाहिए या फिर प्रोजेक्टर चाहिए, तो मुझे लगा कि शायद ये वहाँ स्कूलों में ना उपलब्ध हो पाए, तो मैंने ऐसी एक्टिविटी चूज की जो कि आसानी से आप अपने क्लास में कर सकें। पर अगर आपको लगता है कि इस तरह की सुविधा उपलब्ध है आपके स्कूल में, तो आप इंटरनेट पे इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज पा सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो समरी यही है इस पूरे प्रेजेंटेशन की कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले सबसे पहले एज ए टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये जानना कि बच्चों की मिसकंसेप्शन क्या क्या है इस टॉपिक को लेकर, क्योंकि जब आप जानेंगे तो आप बेटर प्रिपेयर होंगे। और आपका दूसरा
होना चाहिए गोल कि अगर टॉपिक बहुत एब्स्ट्रैक्ट है तो कैसे आप उसे कुछ कंक्रीट या मैनिपुलेटिव ऑब्जेक्ट या मैनिपुलेटिव्स के साथ आप उसे इंट्रोड्यूस करें, जहां की बच्चा जो है अपना नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके। तो इन सब चीजों का अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे आप मैथ को अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और आशा करती हूँ कि ये आपको भी एज अ टीचर आपको बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो नमस्कार और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नमस्ते।